तो बच्चों बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एमआरटी, एमओसी, उसके बाद शिफ्ट इन पीपीएफ, और उसके बाद रोटेशन इन दिस पीपीएफ, और उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और साथ साथ में हम लोग करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज प्रियांश दीक्षित, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जल्दी से 95% स्कोर करते हैं। कमान 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 कमान। तो बच्चों ध्यान रखना, 95% के इस जर्नी को रोज रोज आप लोगों को ये एक बार मेमोराइज कराना इसलिए जरूरी होता है। द रीजन बिहाइंड इट, जब हम लोग रोज रोज एक चीज सुनते हैं कि 95% लाना है, 90% लाना है, तो एक तरीके से माइंड क्लिक होता है कि यार सच में कुछ ना कुछ गोल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बहाने बना रहे हैं वो बहाने बनाते रहेंगे, जो लोग अभी भी बंक मार रहे हैं वो बंक मारते रहेंगे। तुमको उनसे आगे निकलना है, तुमको उनको पीछे छोड़ना है। उनकी डेस्टिनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मेहनत उनको नहीं लगेगी। तो बात करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है। कल हम लोगों ने नियरली जो अपने लास्ट जो टॉपिक्स पढ़े थे, दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो नियर अबाउट कम होते हैं इन कंपैरिजन टू अवर डिमांड। लेकिन बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं इस स्कैरसिटी की वजह से हम लोग को जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को मिलती है वो कैसे कैसी दुविधाएं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में लाती है, जिसमें सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब सारी की सारी चीजें तो नहीं बना सकते। अब भाई एप्पल जूते बनाने लग जाए, फोन बनाता है, वॉचेस बनाता है, पावर बैंक भी बनाता है, मैक्सेव, तो सीधी बात करी जाए तो एप्पल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में अच्छी तरीके से फिट इन हो चुका है। लेकिन उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास भी पैसा लिमिटेड है, उसके पास भी ऑडियंस लिमिटेड है, उसके पास भी टाइम लिमिटेड है, उसके पास रिसोर्सेज, मैनेजमेंट, वर्कर्स और एक्सपर्टीज, सबसे बड़ी चीज तो एक्सपर्टीज भी कम है, तो वो लिमिटेड है, तो वो वही चीज में रहना है। अब सोचो एप्पल के जूते आ रहे हैं, तुम सोचो एप्पल का कंबल आ गया, तुमने सोचा एप्पल की बेडशीट आ रही है, तुमने देखा एप्पल्स के टाइल आ रहे हैं, एप्पल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्या बनाया जाए एक इकोनॉमी में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा वाई आता है वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हम लोग को एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना होता है। मतलब हमें रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से पैदा करनी होती है जहां पे हम लोग रिजल्टेंट बहुत स्लीमलेस तरीके से निकाल सके, मतलब कम रिसोर्सेज इनबिल्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटकम निकल सके। तो अब यहां पे वो हाउ टू प्रोड्यूस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब किस तरीके से बना जाए? अगर मुझे सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, सस्ता और टिकाऊ, तो मैं लेबर्स का यूज करूंगा। अगर मुझे जल्दी प्रोडक्ट बनाना है तो मैं मशीन्स का यूज करूंगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारा मशीन से बने प्रोडक्ट है उन्हें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कहा जाता है, और जो लेबर्स के मदद से बन रहे प्रोडक्ट है उन्हें हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। तो हम दो तरीके की टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग दो तरीके की टेक्निक्स पूरी कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम सेम ही चीज एक कहते हैं लेबर इंटेंसिव से बना रहे हैं और एक कैपिटल इंटेंसिव से बना रहे हैं, तो इससे हमारा जो पैसा है और टाइम है दोनों का वेस्टेज होने लग जाएगा। तो मेजर सेलर्स क्या करते हैं, कुछ लेबर इंटेंसिव ले लेते हैं और कुछ कैपिटल इंटेंसिव ले लेते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव ही चल सकता है, और कुछ ऐसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हैं जहां पे सिर्फ लेबर इंटेंसिव ही चलता है। मतलब जहां पे मशीन्स की जरूरत बिल्कुल है, जैसे ऑटोमोबाइल बनाना, इंजन बनाना, पेंट जॉब के लिए फिर तो आपके कहते हैं मशीन्स नहीं, वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ जाती है। तो प्रोसेसर बनाना, चिपसेट्स बनाना, यहां पे मशीन्स की जरूरत पड़ती है, यहां पे कैपिटल इंटेंसिव जो हो जरूरी होता है। तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ प्रोडक्ट्स में कैपिटल ही सिर्फ जरूरत होती है, कुछ में लेबर और कुछ में मिक्सचर भी चल सकता है। ठीक है, इसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस के बाद हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। दैट मींस हमें अमीर वर्ग के लिए बनाना है, गरीब वर्ग के लिए बनाना है, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास यहां पे नहीं आता है। बच्चों ध्यान रखना, हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो बिके ज्यादा लेकिन उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो, जिससे हम लोग 99% 95% ऑफ आवर ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। या फिर हम लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं जहां पे हम 95% ऑडियंस को तो ग्रैब नहीं कर सकते, लेकिन बची 5% ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। यहां पे अगर प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अमीर वर्ग का इंसान उसे खरीद लेगा। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क इसलिए रेज अप हो रहे हैं, ये तीन ही है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। अगर सोचो हमारे पास अनलिमिटेड एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेज होती, लेबर हमारे पास अनलिमिटेड है, हमारे पास लैंड अनलिमिटेड है, हमारे पास पैसा अनलिमिटेड है, तो सीधी बात यहां पे है कि तो हम ये नहीं सोचते कि किस वर्ग के लिए बनाना, हम सभी वर्ग के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते। हम ये नहीं सोचते कि हमें कैसे बनाना है, हम लेबर इंटेंसिव भी प्रोड्यूस कर रहे होते, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव भी प्रोड्यूस कर रहे होते, और हम ये नहीं सोच रहे होते कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, हम सभी तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे होते। लेकिन बच्चों
ध्यान रखना, इन रियलिटी में एक ऐसी इकोनॉमी एक फ्लॉप इकोनॉमी कहलाती है कि कभी सोच के देखो कि अगर सबके पास पैसा अनलिमिटेड है तो कभी कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम ही क्यों करना चाहेगा। तो यहां पे एक फ्लॉप इकोनॉमी बन के आती है कि भाई अगर सबके पास सब कुछ अनलिमिटेड हो गया तो कोई भी इंसान कोई भी काम ही नहीं करना चाहेगा और ये इकोनॉमी ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगी और शायद हमारी ह्यूमैनिटी का भी एंड हो जाए। तो यहां पे एक मेजर क्लॉज रहती है, ठीक है, एक कुत्ता भी नहीं सड़क पार करेगा अगर उसको आगे रोटी पड़ी नहीं दिख रही है। तो सीधी बात है, कोई इंसान काम नहीं करना चाहता, काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सर्वाइवल करना है और सारा का सारा प्रोडक्शन सर्वाइवल पे ही डिफाइंड है। आई होप तुमको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस पता चल गया है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या लिखा है, दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि क्या गुड्स बनाने हैं एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बनाना है और कितना बनाना है। ज्यादा बना दिया, देखो क्या बना दिया समझ में आ गया, चलो यार मेरे को पिज्जा बनाना, तो पिज्जा वाले पिज्जा पार्सल हमारी कंपनी चल रही थी ना, तो हमें पिज्जा बनाना है। अब पिज्जा बनाना है तो ये तो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस। अब ये भी देखना है द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। अगर ज्यादा बना दिया तो यहां पे वेस्टेज हो जाएगी क्योंकि सेल नहीं होगा, और अगर कम बना दिया तो कंपैटिटर जो है वो यार फायदा उठा लेगा और वो जो कम सेल्स हो रही है ना हमारी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है इतना ज्यादा, तो वो वहां पे सेल करने लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये जरूरी है, द कंफ्लिक्ट ऑफ द चॉइसेस क्या है, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज जो है बच्चों लिमिटेड है, एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, तो वो सब कुछ नहीं बना सकती। तो हर सेलर को चूज करना पड़ता है कि मैं ये बना सकता हूं क्या, ये जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज हो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। चूजिंग टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स, जैसे वॉर गुड्स लाइक गन्स, इनवेंटली मींस प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर गुड लाइक सिविल गुड्स लाइक बटर। तो बच्चे यहां पे आपके कोर्सेज में ब्रेड एंड बटर का दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है, जहां पे आपका जो ब्रेड है वो बताता है कि आपके सिविल गुड्स, ब्रेड का मतलब खान पीन में अगर सरकार खर्च कर रही है, और अगर मैं बात कर रहा हूं ब्रेड एंड बटर, ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं गन्स की, तो गन्स का मतलब वॉर्स एंड एम्यूनिशंस। तो अगर हम लोग की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है अगर वो गन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी, दैट मींस वॉर एम्यूनिशंस को ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो वो बटर दैट मींस हमारी जो लोकल पब्लिक है उसके लिए खान पीन के लिए वो खर्च नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर वो खान पीन पे ज्यादा खर्च करने लगी, दैट मींस बटर पे ज्यादा खर्च करने लगी, तो वो गन्स को कहीं ना कहीं उसे स्किप आउट करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी देश वॉर को एक तरीके से निग्लेक्ट करने के लिए और उसे स्किप करने के लिए ज्यादा ध्यान देता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है कि स्टेटस लगा दिया, अरे पाकिस्तान को उड़ा डालो और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर डालो और दाग दो 3-4 टैंक, और वहां पे क्या कहते हैं जो पूरा क्या कहते हैं ये आपका पूरा पाकिस्तान है उसकी ऐसी की तैसी कर दो। ये चीजें नहीं हो सकती बच्चे, सिर्फ हमारे पास ही एम्यूनेशंस नहीं, उनके पास भी एम्यूनेशंस है, और अगर एम्यूनेशंस पे सारा का सारा पैसा सरकार का बजट खर्च होने लग गया तो आपकी डेली नेसेसिटीज की जो चीजें हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन 11% 12% पे चल रहा है, वो बढ़ के 20 25 30 40 50% भी जा सकता है। तो जो लोग व्हाट्सएप पे ये ज्ञान देते हैं उनके शायद रिचार्ज का पैसा भी ना रह जाए उनके पास, तो ये ज्ञान कैसे देंगे फिर वो लोग। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस एक बहुत बड़ा एक्सक्लेमेटरी साइन है उन लोगों के लिए जो ये चीजें नहीं समझते। ये नॉन इकोनॉमिक्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही ऐसे ज्ञान दे पाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 की डायमेंशंस, इसके 2 की डायमेंशंस हैं। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, ये तो हम लोगों ने देखा था कि क्या बनाना है, कौन सी कमोडिटी बनानी है। चूज बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स, आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने लाइक राइस, क्लोथ्स, कपड़े, ठीक है, खाने पीने के बर्तन और उसके साथ गैस चूल्हा ये सब, या फिर आप कैपिटल गुड्स भी बना सकते हो लाइक मशीनरी, सिविल गुड्स, वॉर गुड्स, जैसे आप मशीन बना सकते हो। अब मान के चलो कोई इंसान अगर सेल कर रहा है कपड़े, जैसे एक आदिदास हो गया, पूमा हो गया, नाइकी हो गया, ठीक है, गुची हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं ये सब कुछ कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें BMW, मर्सिडीज, आउडी, ये सब क्या बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। जो मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहा है वो सब कैपिटल गुड्स क्रिएशन वाले हैं, जो सॉफ्ट चीजें बना रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इसमें चूज करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो कि आप दैट इज योर कैपिटल गुड्स बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी एज वेल, कि कितनी वॉल्यूम में बना रहे हो। आपको पहले मार्केट की सप्लाई और डिमांड को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, और आपकी एक्सपर्टीज और आपकी कंफर्ट जोन को भी यहां पे देखना पड़ेगा कि आप कितना बना सकते हो। आप कितना बना सकते हो, किसी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है तो वेस्टेज हो जाएगी, और अगर कम बनाओगे तो कंपैटिटर फायदा उठा लेगा। ये भी हम लोगों ने पहले बात करी थी, ठीक है। तो बच्चे क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू अचीव मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाए और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट मिल जाए और हमारे रिसोर्सेज का 100% एलोकेशन हो जाए, यही मेन चीज होनी चाहिए दिमाग में। और
ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लालच ही भरा है, हमें इकोनॉमी को भी ध्यान रखना है, हमें अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, हमें अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, और उन सबसे हटके हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना है। इन सारी की सारी चीजों को जब असेट रखते हैं तब हम लोग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना सीख पाते हैं। आई होप तुमको व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आ गया। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस ये भी देख लेते हैं। तो दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, कैसी टेक्निक यूज करनी, पहले बताया था आप लेबर इंटेंसिव भी यूज कर सकते हैं और आप कैपिटल इंटेंसिव भी यूज कर सकते हैं। जब आप ह्यूमन बींग्स का यूज करते हैं तो वो लेबर इंटेंसिव होती है, और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं तो आप मशीन्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ही फायदा में दे सकती है, मतलब अगर मैं नहीं होऊंगा तो आपको पढ़ा नहीं मिलेगा कोई भी। अब एआई इतना ज्यादा एडवांस नहीं हो गया कि तुमको पढ़ा देगा, ठीक है, वो बस चीजों को प्रिसाइज कर सकता है, समराइज कर सकता है और तुम्हारे आगे रिप्रेजेंट कर सकता है। समझने का काम, लिखने का काम, मेमोराइज करने का काम भी स्टिल तुम्हारा ही है। लेकिन अगर कैपिटल नहीं हो तो शायद लाइव क्लास चल ही नहीं रही होती, तुम्हारे पास फोन नहीं होता तो शायद तुम उसको लाइव देख नहीं सकते, तुम्हारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट या सिम नहीं होता तो शायद तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तुम इसको देख ना पाते। मेरे पास कैमरा, ट्राइपॉड या फिर स्मार्ट बोर्ड, लाइटिंग्स, ये सारी की सारी चीजें ना होती तो शायद मैं तुम्हें पढ़ा ना पा रहा होता। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव भी जरूरी है, लेबर इंटेंसिव भी जरूरी है, दोनों का मिक्सचर कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, ये एक मेजर फैक्टर डिफाइन करता है। अब कुछ काम सिर्फ लेबर इंटेंसिव से ही हो सकता है, कुछ काम सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव से हो सकता है, और दोनों के मिक्स से भी मेजर काम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया। दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सिलेक्शन जो है इंसान अवेलेबिलिटी पे करता है, कुछ जगह पे लेबर मौजूद होते हैं, कुछ जगह पे लेबर मौजूद नहीं होते, कुछ जगहों पे लेबर जा नहीं सकता तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव यूज हो सकता है। और एक मेजर फैक्टर है कि आप प्राइस कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट कितनी है, आप मशीन खरीदने के योग्य है भी कि नहीं है। अब मैंने इतना सेटअप बना रखा है, कुछ टीचर्स के पास इतना सेटअप नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी कॉस्ट मेकिंग या कैपेसिटी नहीं है, उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से वो क्लास नहीं ले सकते। अब क्लास नहीं ले सकते तो वो ऑनलाइन वाली क्लास वही है, गूगल मीट पे हेलो आवाज आ रही है, आर यू लिसनिंग, अब कोई आके डांस करके चला गया, कोई आके गालियां दे के चला गया, कोई आके क्या कहते हैं गाना बजा के चला गया। तो अब यहां पे क्या दिक्कतें होती है, अब टीचर को भी दिक्कत, जो पढ़ने आए हैं उनको भी दिक्कत, और उसके साथ जो मजा ले रहा है वो तो बढ़िया डांस करके चला ही गया। तो यहां पे ये सारी की सारी चीजें होती है कि पैसा भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स नहीं है, उतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं है, तो आप कभी भी कैपिटल इंटेंसिव पे नहीं, आप सिर्फ लेबर इंटेंसिव पे ही शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो मैंने बता दिया। उसके बाद है हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम कॉस्ट यूजिंग द फ्यूएस्ट स्कैर्स रिसोर्सेज। तो बच्चे ध्यान रखना, सेम वही है, गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि आप एक काम करें कि आप इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे आपके कॉस्ट फ्रेंडली भी हो जाए और आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी अटेन कर सकें। ठीक है, आई होप तुमको हाउ टू प्रोड्यूस भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ये चीज हम लोग बात कर चुके हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहां पे बेचेंगे, सेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसके लिए सेल करें, तो बच्चे ध्यान रखना, ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए सेल करें, अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आप ध्यान दो, जैसे मैं सोच रहा हूं अभी से तुम लोग को 3 से 4 दिन के बाद तुमको पता है क्या चलेगा, मैं चार्टेड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट्स और फाउंडेशन की क्लासों में 3 से 4 महीने पहले मैंने गूगल उसमें इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बताया, तो उसको मैं प्रॉपर लाइव करने वाला हूं यूट्यूब के अंदर, और मैं पूरे के पूरे सीतापुर का पहला इंसान होने वाला हूं जो ओपनली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरमीडिएट, जहां पे मैं एडवांस अकाउंटिंग, कंपनीज लॉ, उसके साथ साथ आपका टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सारी की सारी चीजें लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। द रीजन बिहाइंड इट, आई वांट टू शो टू ईच एंड एवरी पर्सन कि सच में चार्टर्ड अकाउंटेंट करना इतना कठिन नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो मुझसे। तो सीधी बात यहां पे ये है कि वो सारी की सारी चीजें करना। अब यहां पे मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं पहले 11th के लिए था, मैं 12th के लिए था, अब मैं धीमे धीमे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए गया, अब मैं फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट पे भी जंप किया। मैं अपनी जो ऑडियंस है उसकी जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज कर रहा हूं। तो बच्चे ध्यान रखना, यही है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, पेइंग कैपेसिटी, तो ध्यान दीजिएगा, इन द मोस्ट इकोनॉमीज गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द दोज हु हैव द इनकम टू पे टू देम इन द इनकम इज अर्न्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। बच्चे ध्यान रखिएगा, मेजर कंट्रीज में जो कैपिटलिस्ट कंट्री, जहां पे जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री, हम लोग तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आते हैं, तो अमेरिका क्या करता है, सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाता है जो सच में बिकते हैं और उनसे प्रॉफिट हो सकता है। उन लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं जिनके पास में डॉलर्स नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, डाउन टाउन्स में रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्लम्स में रहते हैं। स्लम क्या होता है बच्चे, एक ऐसी जगह जहां से जो सीवेज होता है, सीवेज जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, वो पाइपलाइन जहां से निकलती है, वहां पे कोई भी, वहां पे बदबू आती है, वहां पे कोई रहना नहीं चाहता है, तो वो लोग वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग डाउनटाउन में रहने लग जाते हैं। वो जो फ्लाईओवर निकलता है, वहां पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, और एक के बाद एक फ्लाईओवर, एक के ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, और एक के साथ 3-4 फ्लाईओवर चल रहे हैं। तो उसके नीचे बहुत ज्यादा शेड हो जाती है, जिसके नीचे वो लोग अपना घर बना लेते हैं। और
कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पे वो जो सीवेज का पूरा पासेज होता है वो इतना बड़ा होता है, वहां पे लोग घर ले लेते हैं और इतनी अंदर तक रहने लग जाते हैं कि वो 2-3 साल 4 साल तक का कभी सूरज की रोशनी ही नहीं देखते, वो उसी गटर के अंदर रह के पूरी जिंदगी काट देते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो तुम लोग देखना उसमें डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। और जो लोग रूही सेनेट को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा आदमी यार, तुम लोग जरूर देखा करो उसकी डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो एआई के द्वारा हिंदी में डब्ड होती है वो, ठीक है, ऑल्दो वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री करता है, वो बहुत अच्छी चीजें बनाता है। तो मैं उसी रूही सेनेट की जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री मैं तुम लोग को भेजूंगा, यू विल अमेज टू सी दैट कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो दसियों साल तक सूरज की रोशनी नहीं देखते और गटर के अंदर रह के पूरा जिंदगी काट देते हैं, और वहां पे ना पता चलता है कौन मर रहा है कौन जिंदा है। तो सोचो, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो उनकी हालत इसलिए क्यों हुई, क्योंकि वहां की सरकार ने उनके लिए कभी सोचा ही नहीं। वहां की सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि किस तरीके से जो इनकम अच्छी कमाने वाला वर्ग है उससे ही हम लोग प्रॉफिट कमा सके, और उनके लिए प्रोडक्ट बनते हैं और उनके लिए ही हमारी जो पूरी पूरी इकोनॉमी वो चल रही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो सोशलिस्ट पैटर्न पे चलते हैं, जो मिक्स इकोनॉमी के पैटर्न पे चलते हैं, जैसे हमारा देश। तो ये उन लोगों को भी देखता है, अमीर वर्ग को भी, और गरीब वर्ग को फ्री का राशन भी बांटता है। तो इसलिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इकोनॉमी के लिए। सब अमीर नहीं होते, सब अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, सब अदानी अंबानी इलन मस्क नहीं बन सकते, सब जेफ बेजोस नहीं बन सकते। तो उनको कहां से सराहा जाए, तो वहां पे हाउ टू प्रोड्यूस काम आता है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये क्या है? सो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा है फोकसेस ऑन हाउ द टोटल नेशनल इनकम इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो अमीर वर्ग से ज्यादा कॉस्ट लें और जो क्या कहते हैं गरीब वर्ग है उसको सस्ते पड़ जाए। जैसे आपको इस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि अमीर और अमीर ना होता चला जाए और गरीब ना होता चला जाए। अब इससे मैं ये तो कर नहीं सकता कि अमीर का पैसा छीन लूं और गरीब में बांट दूं, रॉबिन हुड तो हूं नहीं। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज रखी जाती है कि अमीर वर्ग को ऐसी जगह पे शॉपिंग करने भिजवा दिया जाता है सिस्टमैटिकली, जबरदस्ती नहीं, सिस्टमैटिकली मेट्रो सिटीज में ऐसी जगह पे शॉपिंग करवाया जाता है तो जो सेम चीज गरीब को मिल रही है वो सस्ती मिल रही होती है इन राशन शॉप्स, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वहीं पे वो चीज मॉल्स में, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो चीज महंगी मिल रही होती है। तो वहां से उनसे वहां पे टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है अमीर लोगों से, और वो टैक्स यूज होता है उन्हीं गरीब लोगों को फीड करने के लिए। तो इस तरीके से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम यूज कर सकते हैं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में फोकसेस ऑन द शेयर्स ऑफ इनकम गोइंग टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, रेंट में वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बच्चों ध्यान रखना, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है? फोकसेस ऑन द शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द डिफरेंट फैक्टर्स। ध्यान रखना, हमारे देश में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इन 4 तरीके की इनकम के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है। या तो आप जमीन से कमा सकते हैं, या तो आप लेबर बन के कमा सकते हैं, या तो आप बिजनेस पर्सन एंटरप्रेन्योर बन के कमा सकते हैं, या तो आप अपनी कैपिटल से पैसा कमा सकते हैं। तो ये पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे देश में, इस पे अच्छी कड़ी नजर रख के इसे मैनिपुलेट करके पूरी इकोनॉमी में एक इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना, सेम एज लाइक द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ध्यान रखना, इसे भी हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस में ही काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस देश में अमीर और गरीब का भेद ये बहुत ज्यादा होता है, वो देश हमेशा गरीब पे गरीब होता चला जाता है, क्योंकि अमीर वर्ग कभी भी अपने इस पर्टिकुलर फैमिली को इन्वेस्ट कराएगा ही नहीं इस गरीब देश में, वो हमेशा फॉरेन में शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। इस देश में जन्मा, इस देश में पढ़ा, इस देश की टैक्स को यूज किया और दूसरे देश का भला कर रहा है, ब्रेन ड्रेन कर देगा, वो ब्रेन ड्रेन हो गया दूसरे देश में, ठीक है। और अगर जिस देश में ये जो अमीर गरीब का भेद है ये सबसे ज्यादा कम होगा, सब इक्वल होंगे, उस देश का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट होगा। आई होप तुमको फॉर हुम टू प्रोड्यूस समझ आ गया, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इंश्योर्स दैट द अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर फुलफिल्ड इन द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए, जिनके बिना जो लाइफस्टाइल है, लिविंग है, वो पॉसिबल नहीं। मतलब लिविंग को पहले देखा जाए, लाइफस्टाइल को बाद में, ठीक है। तो अगर एसी बनाना और कार्बन एमिशन को रोक के हम लोग को खेती बाड़ी बढ़ाना, इन दोनों में अगर चॉइस करनी है तो भाई सीधी बात है, खेती बाड़ी पहले बढ़ाई जाएगी, एसी का मैन्युफैक्चरिंग बाद में देख ली जाएगी, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर देश में फ्लाईओवर बनाना है या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे पब्स खोलने हैं, पार्टी के कैफे खोलने हैं, वहां पे पार्क खोलने हैं, तो पार्क एंड ऑल, पब्स एंड ऑल, इनको बाद में खोला जाएगा, फ्लाईओवर पहले बनाया जाएगा, जिसकी वजह से वहां का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, माइग्रेशन अच्छा हो, जैसे वहां की इकोनॉमी बढ़ पाए। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। किस वर्ग के लिए बनाया जाए? पार्टी करने वाले वर्ग के लिए बनाया जाए कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो इकोनॉमी बढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए बनाया जाए, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर आता है। आई होप तुम समझ गए
फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या कहते हैं। तो भाई सीधी बात है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कह रहा है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स के अंदर डिवीजन करना है। ठीक है, आप कैसे गुड्स बनाने, व्हाट टू प्रोड्यूस बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाने जैसे उनके डे टू डे नीड्स वाले, या फिर कैपिटल गुड्स बनाना है, मशीन बनानी है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो फॉर द प्रोमिनेंट यूज। ठीक है, उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, हु गेट द आउटपुट, मतलब कैसे वर्क के लिए बनाना है। ठीक है, आपको डेली लाइफस्टाइल एंड लिविंग वाले प्रोडक्ट्स बनाने हैं या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले बनाने हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, टू फुलफिल द अर्जेंट नीड्स पहले फुलफिल करो। इधर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, मैक्सिमम आउटपुट एट मैक्सिमम कॉस्ट, चाहे मिक्स यूज करना पड़े, चाहे लेबर यूज करना पड़े, चाहे कैपिटल यूज करना पड़े। इधर का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, मैक्सिमाइज द एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, ऐसे गुड्स बनाइए जो एग्रीगेट मतलब इकट्ठा लोगों की सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर दे। एक इंसान की सेटिस्फैक्शन फुलफिल करना उसको नहीं, जो सबकी सेटिस्फैक्शन फुलफिल करे उसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने में ही एक बहुत मेजर और कंफ्यूजिंग दिक्कत लेके आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें हम लोग चूज कर सकते हैं। तो जो आप एक चीज चूज करोगे उसके बिहाफ पे आपको बाकी सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए आप लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दुनिया की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक कंपनी के लिए 1 लाख काफी ज्यादा है, लेकिन दुनिया की सारी कंपनीज के लिए 1 लाख एक जर्रे के बराबर, एक बहुत छोटा सा, एक छोटे से पार्ट के बराबर है। बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जो प्रोमिनेंट क्या कहते हैं एक जगह पे जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग में जिसको आप छोड़ देंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपने क्या कॉस्ट अदा करी। आप 90% लाना चाहते हैं, आप 99% लाना चाहते हैं, आप 95% लाना चाहते हैं, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना। आप सीए भी कर लें, आप पैसा भी कमा लें और उसके बिहाफ पे आप बढ़िया अय्याशी भी कर रहे हैं, आप बढ़िया से खेल कूद भी रहे हैं, आप बढ़िया पबजी भी खेल लेते हो, आप आउटिंग भी कर लेते हो दोस्तों के साथ। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट आपको एक चीज ग्रैब करने के लिए मेजर चीजों को छोड़ना पड़ता है, और जिन चीजों को छोड़ रहा है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए जो कॉस्ट अदा करनी पड़ गई उसी ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए या फिर एक बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए जो पिछली चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं वही हमारा क्या होता है बच्चे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो स्कैर है, लिमिटेड है, कम है। ठीक है, चूजिंग टू यूज देम फॉर वन पर्पस मीनिंग गिविंग अप द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉर समथिंग एल्स। एक चीज को चूज करना मतलब बाकी सारी चीजों को हम लोग को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपने कॉमर्स चूज किया तो साइंस और बायो को टाटा बाय बाय बोला। अगर आप लोग बायो लेते तो आप साइंस मतलब मैथमेटिक्स और कॉमर्स को बाय बाय बोलते, और अगर मैथ्स लेते तो बायो और कॉमर्स को बाय बाय बोलना पड़ता है। तो जो छोड़ दिया, जिनको बाय बाय बोल दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। ठीक है, तो बच्चे क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके, सैक्रिफाइस। द सैक्रिफाइस मतलब टू प्रोड्यूस और ऑब्टेन मोर वन गुड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनदर गुड मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि मेरे पास एक ग्लास है और मेरे पास ये पानी की बोतल है, और अगर मुझे इस बॉटल से, या फिर मैं सीधी बात करूं, मेरे पास पानी तो लिमिटेड है ना, इतना मेरे पास पानी लिमिटेड है, और इसी पानी से मुझे इस ग्लास को भी भरना है जो खाली है। ठीक है, थोड़ा पानी था गिर गया, ठीक है, और कम हो गई मेरी स्कैर रिसोर्सेज और कम हो गई। ठीक है, तो सीधी बात है मुझे इस ग्लास को भरना है इस लिमिटेड स्कैर वाटर से। तो जब मैं इस बॉटल से इस ग्लास में पानी भरूंगा तो बच्चों ध्यान रखना, ऑल्दो ये वाला ग्लास भर तो रहा है लेकिन मेरी लिमिटेड रिसोर्स जो मेरा पानी था वो दूसरी कमोडिटी से कम भी हो रहा है। ठीक है, तो जितना इसमें कम हो गया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब आप एक गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो दूसरे ऑलरेडी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है ना, अगर अच्छी चीजें छोड़ दोगे तो बुरी अपने आप लग जाएंगी, और बुरी को छोड़ दोगे तो अच्छी अपने आप आने लग जाएंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है। द ट्रू कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट द मनी स्पेंड बट लॉस ऑफ द अल्टरनेटिव आउटपुट दोज रिसोर्सेज कुड हैव प्रोड्यूस्ड। बच्चों ध्यान रखिए, एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है। जरूरी नहीं है कि एक चीज आप प्रोड्यूस कर दें तो दूसरी जो आप छोड़ रहे हैं वो आपका एक घाटा है। मेजर इकोनॉमी भी तो उसे प्रमोट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं मैं एक अपना स्टार्टअप रखूं, लेकिन मेरे पास स्टार्टअप के बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो मैं चाहूं तो यहां पे एक फूड ट्रक लेके आऊं तो लोग कहने लगेंगे ये देखो गरीब, ये कुछ कर नहीं पाया तो देखो फूड ट्रक चला रहा है, खाने वाला है तो बेचने वाला है। मुझे इस नजर से देखने लग जाया जाएगा।
ठीक है। इवन इफ एक बूट पॉलिश करने वाला भी यहां पे बहुत गरीब माना जाता है, लेकिन वहां पे मोची जैसा ब्रांड उसने ओपन कर रखा है। अब मोची एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब डॉक्टर का बेटा बोलता है कि मुझे ना एक कॉबलर बनना है, मुझे एक कहते हैं मोची बनना है। और वो डॉक्टर बहुत गुस्सा आ जाता है, कहता है पागल हो गया क्या, इतना बड़ा डॉक्टर हूं मैं और मेरा बच्चा कह रहा है कि मुझे क्या कहते हैं मोची बनना है। उसके बाद वो अपनी जिद पे लगा रहता है और दुनिया का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट शू का ब्रांड बनाता है, जिसका नाम खुद वो मोची रख देता है। तो बड़े बड़े मॉल्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में तो नहीं मिलेगा, बड़े बड़े मॉल्स में आप जाइए, इंटरनेशनल ब्रांड है मोची। तो सीधी बात यह है कि आपकी इकोनॉमी भी तो उस चीज को सपोर्ट करे। इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत मेजर फैक्टर है। प्रॉफिट तो है फोन्स बनाने का, लेकिन क्या इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में कि हम लोग क्या कहते हैं सिलिकॉन चिप से पूरा का पूरा प्रोसेसर बना देंगे, रैम्स बना देंगे, हम लोग एआई डेवलप कर देंगे। हम लोग चाहते तो हैं एआई से हम लोग बहुत कुछ अपने देश को बदल दें, लेकिन एआई चलाना किसको आता है, एआई डेवलप करना किसको आता है? आज हर देश के पास जैसे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक बम जिसको हम लोग परमाणु बम कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन है, वैसे हर देश के पास अपना एआई भी होना चाहिए। ठीक है, अभी तक भारत का एआई तो बना नहीं है। आई डोंट नो बनेगा तो क्या नाम रखेंगे, वो वीर और क्या कहते हैं सूरवीर और विजय और लक्ष्य, पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं वो लोग, तो कुछ भी रख देते हैं यार नाम है, और बहुत अजीब लगते हैं, पता नहीं क्यों, हमें नहीं अच्छे लगते। आगे बात करते हैं। द फंडामेंटल कंडीशन एज वेल, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वॉन्ट्स आर कंसिस्टेंटली फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस बिटवीन अल्टरनेटिव कमोडिटीज। तो बच्चे ध्यान रखना, तो हम लोग की जैसे जैसे क्या कहते हैं रिसोर्सेज, हम लोग की जैसे जैसे वॉन्ट्स बढ़ती चली जाती हैं, हम लोग जितना ज्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं, जितना एज में बढ़ते चले जाते हैं, हमारी डिमांड्स भी और ज्यादा डिमांडिंग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज आज भी थी, कल भी थी और आगे भी रहेंगी। तो हम लोग को चॉइसेस लेने में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फोर्स किया जाएगा कि भाई मेरे पास फोन लेना है तो एक ही ले सकते हैं ना, अब या तो सैमसंग का एक फ्लैगशिप ले लोगे या तो एप्पल का एक फ्लैगशिप ले लोगे, तो वहां पे चूज करना पड़ेगा, ईदर यू गो फॉर द सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज और यू गो फॉर द एप्पल की प्रो मैक्स सीरीज। तो भाई अब वहां पे आप दोनों नहीं ले सकते, और अगर लेना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इज अ फंडामेंटल कंडीशंस एज वेल, आपके पास फंडामेंटल कंडीशन भी होनी चाहिए कि आपकी बस सारी की सारी रिसोर्सेज फुलफिल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, दिस व्हाट फंडामेंटल कंडीशन एज वेल, आपकी फंडामेंटल कंडीशन भी फुलफिल होनी जरूरी है। दैट्स व्हाट आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहीं पे पूरी की पूरी तरीके से खत्म होती है। इसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जॉब सिलेक्शन का है, परचेजिंग पावर का है और रिसोर्सेज यूज का है। तीन एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं, नजर डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब सिलेक्शन का, इफ यू वर्क एट द बैंक, आप बैंक में काम करते हैं, 40,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, बट गिव अप, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया क्योंकि आप जर्नलिज्म की जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको 35,000 मिल रहा था। अच्छा, आप बैंक की जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको 40,000 रुपीज मिल रहा है, और पहले आप जर्नलिज्म पे जाना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि 35,000 ही पर मंथ आपको सैलरी दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ के आप 40,000 की नौकरी करने चले गए। तो बच्चे ध्यान रखना, यू चूज 40,000 रुपीज की जॉब टू गिव अप, ध्यान रखना, फॉर गिविंग द 35,000 की जॉब, तो 35,000 की जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं परचेजिंग पावर कैप। इफ यू हैव 20,000, आपके पास 20,000 है, आपको एक लैपटॉप बाय करना है इंस्टेंट ऑफ एलईडी टीवी। तो बच्चे ध्यान रखना, लैपटॉप जो है वो आपने खरीदा है और गिव अप क्या कर दिया, एलईडी टीवी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत क्या है भाई, एक टीवी लेना कि एक लैपटॉप लेना, मेजर बच्चा लैपटॉप लेगा। ठीक है, तो लैपटॉप लिया है और छोड़ा क्या, एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रिसोर्सेज उसमें, इफ द लैंड एंड लेबर आर यूज्ड टू बिल्ड अ फैक्ट्री, ठीक है, लैंड एंड लेबर फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्ड हो रहे हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मस्ट बी द हाउसेस दैट द सेम रिसोर्सेज से बन सकते थे। ठीक है, अब मैंने लैंड, लेबर, वही गारा, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, ईटा, इन सब से और पैसा मिला के जो मैं क्या कहते हैं हॉस्पिटल बना रहा हूं, उसको मैं हटा के मैं घर भी बना सकता था, लेकिन मैंने वो घर स्किप कर दिया और मैं हॉस्पिटल बनाने लगा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने लगा, एक दुकान बनाने लगा, जिससे मैं और आगे पैसा कमा पाऊं। तो जो घर मैं बना सकता था वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आई होप तुमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आपने 40,000 की जॉब पकड़ी थी, 35,000 की जॉब आपने स्किप कर दी थी। ठीक है, तो आप बैंक में काम करने लग गए इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जर्नलिज्म, मतलब वो आप न्यूज रिपोर्टर नहीं बने। ठीक है, एलईडी टीवी परचेज करनी थी, ठीक है, और आपके पास 20,000 ही पॉकेट में थे, और लैपटॉप परचेज करना था, तो दोनों में आपने क्या स्किप कर दिया, एलईडी टीवी को स्किप कर दिया, और आपने 20,000 का लैपटॉप ही चूज कर लिया। ये आपकी क्या है, एलईडी टीवी जो है जिसको आपने फॉरगॉन कर दिया है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रिसोर्सेज यूज में आप एक फैक्ट्री बना सकते थे, आप एक घर बना सकते थे, लेकिन आपने घर बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं समझा और आपने क्या बना लिया, एक फैक्ट्री बना ली है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री जो बनाई है उसके अगेंस्ट में जो छोड़ा है, जो घर छोड़ा है, वो घर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का
मतलब क्या है, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ, आ गई। हाँ, तो ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो तुम छोड़ देते हो, जो तुम पा लेते हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, जो तुम छोड़ देते हो वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग चाहते तो हम दोनों चीजें पा सकते थे, हम चाहते तो हम दोनों जॉब कर सकते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं, हमारे पास टाइम लिमिटेड, हमारे पास इंसान, मैं खुद एक लिमिटेड इंसान हूं, एक ही इंसान तो हूं, ठीक है, मैं खुद को दो चीजों में फाड़ थोड़ी ना सकता हूं, तो मैं वहां पे मुझे क्या कहते हैं लिमिटेशन लग गई। मेरे पास पैसा लिमिटेड था 20,000 था, तभी मैं दोनों चीजें नहीं ले सकता था। अगर पैसा अनलिमिटेड होता तो मैं दोनों ले लेता, अगर मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता, जमीन अनलिमिटेड होती, तो मैं दोनों चीजें बना लेता, फैक्ट्री बना लेता और मैं हाउस भी बना लेता, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, मैं लिमिटेड हूं, तो बच्चों ध्यान रखना मुझे रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही चूज करनी पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप तुमको समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट मींस पीपीएफ। अब मेजरली ये भी एक एंटिसिपेटेड टॉपिक है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये मेजरली बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बच्चों ध्यान रखिए, दोनों का ही एक ही मतलब है। जब हम लोग दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज को चेक करने जाते हैं एक नेशन के अंदर, तो वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाते हैं। मतलब मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं चाहूं तो 5 रुपए का एक प्रोडक्ट और 5 रुपए का दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। मैं चाहूं तो ए प्रोडक्ट बिल्कुल ना खरीदूं, बी प्रोडक्ट 2 खरीद सकता हूं। मैं चाहूं तो बी प्रोडक्ट एक भी ना खरीदूं, मैं ए प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। तो मतलब मेरे कॉम्बिनेशन क्या बने, या तो मैं दोनों ए प्रोडक्ट खरीदूंगा, मेरे पास ए और बी दो प्रोडक्ट है, तो मैं दोनों ए प्रोडक्ट खरीद सकता हूं। मैं ए और बी को आधा आधा खरीद सकता हूं, 5 रुपए 5 रुपए, और मैं दोनों बी प्रोडक्ट भी खरीद सकता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरी लिमिटेड इनकम खत्म हो जा सकती है। मैं तीनों कॉम्बिनेशंस नहीं खरीद सकता, इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूं। या तो मैं 10 रुपए में दोनों ए प्रोडक्ट खरीद लूं, या तो मैं 10 रुपए में दोनों ए और बी एक एक खरीद लूं, या तो मैं सिर्फ बी खरीदूं, ए खरीदूं ना, 2 खरीद लेता हूं बी। तो इन्हीं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस की स्टडी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। द पीपीएफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चे ग्राफ पे बनता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो समझना और आसान होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ पॉसिबल कमोडिटी, ठीक है। सारी की सारी पॉसिबल कमोडिटीज की सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स पे वैलिड है, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस ही होते हैं ग्राफ पे, तो हम लोग 2 ही कमोडिटीज का जो स्टडी है वो कर सकते हैं, ठीक है। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, एक इकोनॉमी 2 गुड्स की अलग अलग कितने वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकती है अपने लिमिटेड लेवल ऑफ रिसोर्सेज में, उसको जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स्ड रिसोर्सेज और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। और सरल भाषा में देखें तो इसके असम्पशन होते हैं, कुछ पहले देख लीजिएगा। हर एक इकोनॉमी में असम्पशंस होते हैं। असम्पशंस मतलब बहुत चीजें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अफेक्ट कर सकती हैं। अब उनको अगर हम लोग मद्देनजर रखेंगे तो हम लोग कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कुछ चीजों को हम लोग को असाइड करना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से ही है कि अगर जब तक आप सोचेंगे कि सारी बत्तियां हरी हो जाएं तभी घर से निकलेंगे, तो आप कभी घर से नहीं निकल पाएंगे। आपको अनकंडीशनल फैक्टर्स पे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, कुछ असम्पशंस आपको लेने ही चलेंगे, ठीक है। तो कुछ असम्पशंस लेने चलेंगे। क्या भाई, अब कुछ लोग होते हैं यार ट्रिप पे जाए एक्सीडेंट हो जाए तो, या ट्रिप पे जाए टायर पंचर हो जाए तो, या ट्रिप पे जाए पेट्रोल खत्म हो जाए तो, या ट्रिप पे जाए यार हमारा इंजन खराब हो गया तो, कोई आ गया तो, पुलिस ने पकड़ लिया तो, है चोरी हो गया तो अगर ये सारी की सारी चीजें थॉट्स में आती रहेंगी तो कभी ट्रिप पे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए कुछ असम्पशंस हम लोग को लेके चलने पड़ते हैं यहां पे भी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, तो उन सारी की सारी चीजों को असाइड करना यही असम्पशन है, ठीक है। क्या असम्पशन है? द मॉडल अज्यूम्स दैट एक इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। तो हमें पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। सर ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों अज्यूम करना है? क्योंकि बच्चों हम लोग ध्यान रखना कि हमारे पर लिमिटेड, हमारी स्टडी लिमिटेड है और हम ग्राफ सिर्फ 2 एक्सिस पे बना सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 पे पढ़ा था। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसी पे वेरिएशंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग 2 कमोडिटी पे ही सिर्फ और सिर्फ वैरी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, सिर्फ हम लोग ये अज्यूम करेंगे एक देश में सिर्फ 2 कमोडिटी बन रही है। सर ऐसे क्यों? हमारे देश में तो अनगिनत कमोडिटीज बनती है। मैंने अभी वही चीज बताई थी ना, अनगिनत बनती है, तो फिर कभी पीपीएफ पढ़ ही नहीं पाओगे। तो पहले अज्यूम कर लो कि सिर्फ 2 कमोडिटी बनती है। दूसरा, रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। रिसोर्सेज फिक्स हैं, मतलब रिसोर्सेज ना बढ़ सकती है ना घट सकती हैं। अब सर हर दिन रिसोर्स बढ़ती है, हर दिन घटती है, लेकिन हमें अज्यूम करना है फिक्स है वो, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है,
एआई इतना ज्यादा बूस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमें क्या जूम करना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बढ़ रही, सेम है एज कांस्टेंट, तभी पढ़ पाएंगे। एंड ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब 0% वेस्टेज हो रही है, सारे लेबर कतई मेहनत तरीके से काम कर रहे हैं और सारी मशीन भी कतई फुल रफ्तार पे चल रही है। सर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बिल्कुल हर एक लेबर प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हर एक लेबर बीड़ी पीने का ब्रेक लेता है जाके, हर एक लेबर जो है छुट्टी मार लेता है, लेकिन हमें अज्यूम करेंगे ये फुली एफिशिएंटली काम कर रहा है। हर एक मशीन डेप्रिशिएट होती है, हर एक मशीन बेकार काम करती है, हर एक मशीन क्या कहते हैं ऑयलिंग मांगती है, रेस्ट मांगती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग सब कुछ हटा देंगे, कहेंगे 100% मशीन वर्क कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये सारी की सारी चीजें अज्यूम कर पाओगे तभी जाके पीपीएफ को पढ़ पाओगे। सर पीपीएफ में इतने सारे अजम्पशन लगा दिए और वो भी वैलिड अजम्पशंस को, हमने वैलिड चीजों को अज्यूम कर लिया कि वो कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो पीपीएफ हमारा काम ही नहीं कर पाएगा, तो बेकार, ऐसी पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। बच्चे ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स जो है वो नियर टू नियर हर टाइम पे आपको ऐसे ही रिजल्ट्स देती है। मतलब ये जो रिजल्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो एजम्पशंस भरे होते हैं, नॉट सो एक्यूरेट, बाउंड्री कवर करते हैं बस। तो तुम प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से हटा देना कि तुम्हें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। पीपीएफ भी इतने सारे एजम्पशन लेने के बाद बनता है, तो तुम्हारी स्टडी सरल हो रही है, तुम तो वैसे आराम खाओ घुटलियां काहे गिन रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, की पॉइंटर्स क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉनकेव शेप होगा। बच्चे ध्यान रखना, जो पीपीएफ बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा और कॉनकेव बनेगा। मतलब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग स्टडी करेंगे, एक हो जाएगा एक्स गुड, एक हो जाएगा वाई गुड, तो हम लोग वाई को बढ़ाएंगे, एक्स को कम करेंगे। ऑब्वियसली बात, अभी देखा था हम लोगों ने ना ग्लास और कहते हैं उस वाले एग्जांपल में, बॉटल वाले एग्जांपल में, तो जब एक्स बढ़ेगा, ठीक है, और y घटेगा, तो जब भी x और y एक्सिस में कोई x बढ़ने लग जाए या y घटने लग जाए या फिर y बढ़ने लग जाए x घटने लग जाए, तो जो हमारा कर्व होता है वो नो डाउट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। आप चेक कर लीजिएगा, कभी भी आप x एक्सिस को बढ़ाते चले जाओ, y को गिराते चले जाओ, या y को बढ़ाते चले जाओ, x को गिराते चले जाओ, तो आपका कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में अलग अलग प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरा गिराना पड़ेगा, दूसरा बढ़ाना पड़ेगा तो पहला गिराना पड़ेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन देश जज करेगा, तो उसमें एक बढ़ेगा एक घटेगा। अगर दोनों इनवर्स एक्शन में है तो बच्चे डाउनवर्ड स्लोपिंग ही ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा कॉनकेव शेप का होगा, ठीक है। कॉनकेव शेप सर कैसा दिखता है, कॉनकेव शेप कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा था ना, ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये क्लास 10th का है। तो कॉनकेव शेप का बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आइए जल्दी से स्केड्यूल देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्केड्यूल है, जब आप एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बच्चे उसको स्केड्यूल कहते हैं। जब उसी का आप लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसे स्केड्यूल, उसका ग्राफ कहा जाता है। ये स्केड्यूल है, ये ग्राफ है, स्केड्यूल का ग्राफ बनता है, स्केड्यूल का ग्राफ बनता है, शेड्यूल नहीं होता, स्केड्यूल होता है। ओके, ध्यान रखना, द कंसेप्ट ऑफ पीपीएफ कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग इमेजिनरी हाइपोथेटिकल शेड्यूल। हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाया कि अगर देश ये कॉम्बिनेशन भी अटेंड कर सकता है, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई एफ जी, इन सब में से एनी वन कर सकता है, सारे नहीं कर सकता, एनी वन कर सकता है। इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन अटेंड कर सकता है हमारा भारत देश, ठीक है। क्या कर सकता है, पहला कॉम्बिनेशन, सारी की सारी गन्स बना दो, बटर बनाओ ही ना, कर सकता है। अफगानिस्तान हो, अगर अफगानिस्तान जैसा देश है तो सारी की सारी गन्स बना रहा है, बटर बना ही नहीं रहा है। ऐसा ऐसा कोई देश नहीं होता है जीरो बटर पे जिंदा कैसे रहोगे। अगर बटर का मतलब क्या है कि खाने पीने में खर्चा, गन्स का मतलब क्या, एमुनेशन, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, गन्स 21 और बटर 0, गन्स 21 और बटर जो है वो 0। तो बच्चे ध्यान रखना, एमआरटी एमओसी तो बिल्कुल जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो डैश डैश है, क्योंकि इससे पहले का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी एमओसी भी निकालना सिखाएंगे, एमआरटी भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। एमओसी नहीं है, एमओसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद बी कॉम्बिनेशन क्या है कि आप गन्स को 1 यूनिट कम कर दो, देखो 21 से क्या कर दिया, 20 कर दिया, और आप अपने बटर को 1 यूनिट बढ़ा दो। गन्स को कम कर दो, बटर को बढ़ा दो, गन्स को कम कर दो, बटर को बढ़ा दो, ठीक है। तो मतलब जो लेबर पहले गन्स बना रहे थे अब क्या बनाने चले गए, बटर बनाने चले गए, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने क्या खोया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, खोना, एक पाने के लिए क्या खो रहे हैं। मार्जिनल का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक के बाद एक के बाद एक, क्या क्या खो रहे हो। तो समझो मेरी बात, आपने 21 गन से 20 गन्स कर दी, जिससे आपको एक बटर मिल गया, उसको नहीं ध्यान दो, क्या खो दिया सर, मैंने एक गन खो दी, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक गन हो गई, ठीक है। अभी एमआरटी पे नहीं बात करेंगे, एमआरटी पे नहीं बात करेंगे, ठीक है, एमआरटी पे नहीं देखेंगे, सिर्फ एमओसी पे देखो, ठीक है। इसके बाद सी कॉम्बिनेशन क्या है, या तो देश 18 गन्स बना ले और उसके बाद आप क्या बना लीजिए, 2 बटर बना लीजिए। अच्छा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने यहां पे कितना सेक्रीफाइस किया सर, मैं पहले 20 गन्स बना रहा था, अब 18 बनाने लग गया, मतलब मैंने 2 गन्स और सेक्रीफाइस
सैक्रिफाइस कर दी। तो जो सैक्रिफाइस किया जाता है वही एमओसी होता है। तो हमने 2 सैक्रिफाइस किया तो 2 हमारा एमओसी हो गया। सर हमारी 2 बटर हो गई। ठीक है, अगर हमने डी वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि आप 15 गन्स बना लीजिए और सिर्फ आप बटर 3 कर दीजिए। सर हमारी गन्स 15 हो गई, मतलब ऑब्वियसली बात है हमारा देश गन्स का प्रोडक्शन कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से अब वो सारे के सारे लेबर्स क्या चले गए, बटर बनाने चले गए। अब बटर बनाने चले गए तो बच्चे ध्यान रखना, बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया, गन्स का कम हो गया। हमने कितना खोया? सर हमने 3, 18 पहले बना रहे थे, 15 गन्स बना रहे, हमने खोए 3 गन्स की यूनिट्स। तो 3 हो गया मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस तरीके से ये जर्नी चलती चली जाएगी। ठीक है, 11 गन्स बना लो, 4 बटर बना लो। तो सर पहले 15 गन्स बना रहे थे, अब 11 गन्स बनाने चले गए, जिसकी वजह से गन्स के लेबर बटर बनाने चले गए। हमने कितना खो दिया? सर 4 यूनिट्स ऑफ गन खो दिया, इसलिए एमओसी मेरा 4 हो गया। फिर आप 6 गन्स बना लीजिए और आप 5 बटर बना लीजिए। 5 बटर बनाएंगे तो चलो ठीक है, जिसकी इस 5 बटर बनाने के लिए आपने कितनी गन्स को खो दिया? सर हमने ना 5 गन्स को खो दिया। पहले 11 बना रहे थे, 6 बना रहे, तो 5 यूनिट्स को खो दिया। तो 5 यूनिट्स खो दिया, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो खो गया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फिर जी है कि आप 0 गन्स बनाइए और सारा का सारा बटर बनाइए। तो सर हमने कितना खो दिया? सारा का सारा पूरे देश की रिसोर्सेज बटर बनाने चली गई। ये गन्स कुछ बनी नहीं रहे, कतई निठल्ला देश हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप 0 गन्स बना रहे हैं तो पहले 6 बनाते थे, अब 0 बनाने लगे, तो कितना खो दिया? सर 6 की 6 यूनिट्स खो दी। तो ये मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सर मेरा खोने वाला रेट तो ज्यादा है, बढ़ने वाला रेट बहुत कम है। सर मैंने देखो, अगर आप देखते जाओ, गन्स बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही हैं और बटर सिर्फ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे बढ़ रहा है। मतलब गन्स के बढ़ने का रेट बहुत कम है और गन्स के बढ़ने का रेट, गन्स के घटने का रेट बहुत ज्यादा तेज है। बटर के बढ़ने का तेज सर जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसा क्यों? तो बच्चों ध्यान रखना, जब गन्स कम होती हैं तो उनके लेबर जो होते हैं देश के, वो बटर बनाने चले जाते हैं। जब बटर बनाने जाते हैं तो वो गन्स में ज्यादा निपुण है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो पहले प्रोडक्ट बना रहे थे वो ज्यादा अच्छा बना लेते, अब जब वो बटर बनाने आए तो वो एफिशिएंसी इतनी अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ज्यादा लेबर लग रहा है बटर में, लेकिन स्टिल बटर में जो अपग्रेडेशन है वो कम हो पा रही है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज गन्स में थी, बटर में नहीं थी। अब देश में कोई काम ही नहीं बचा है, देश में तो गन्स बननी ही बंद हो गई है, तो भाई उनको ना चाहते हो बटर में जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अब बटर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बटर का रेट बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है और गन्स का रेट जल्दी जल्दी घट रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कितने से कम हुआ, कितने से बढ़ा, कितने से कम हुआ, कितने से बढ़ा। इसी रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब गन्स कितनी रफ्तार से बटर में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, गन्स कितनी रफ्तार से बटर में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो पहला तो कुछ नहीं कर सकते, पहले देखो, एक कम हुआ, सर एक गन कम हुई, एक बटर बढ़ा, तो 1:1। एक गन कम हुई, एक बटर बढ़ा, एक गन कम हुई, एक बटर बढ़ा। फिर इधर क्या हुआ? 20 से 18 हो गई, सर 2 गन्स कम हुई और बटर कितना बढ़ा? सिर्फ 1 ही बढ़ा। तो सर गन्स कम हुई 2 और बटर बढ़ा 1। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, मार्जिनल का मतलब एक के बाद एक, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक चीज दूसरी चीज में कितने ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो 2 गन्स कम होके 1 बटर बढ़ गया, फिर 3 गन्स कम होके 1 बटर बढ़ा, फिर 4 गन्स कम होके 1 बटर बढ़ा, फिर 5 गन्स कम होके 1 बटर बढ़ा, फिर 6 गन्स कम होके 1 बटर बढ़ा। तो सारे बटर मिला के 5 बटर हो गए, बाकी इस समय सारी गन्स खत्म हो गई आखिरी तक जाते जाते। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जितना सैक्रिफाइस हुआ है और जितना गेन हुआ है उसका एक रेशियो। ठीक है, तो जिसको देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो, अच्छा हाँ 1:1 है, इधर 2:1 है, इधर 3:1 है। ये देखो ये तो बहुत बेकार है, यहाँ पे 6 गन्स कम हो रही है और 1 ही बटर बन रहा है, ऐसा रेशियो तो देश को नहीं चाहिए, हटाओ इसको। फिर इधर देखो 5:1 है, मतलब 5 गन्स कम हो रही है, 1 बटर बन रहा है, हटाओ इसको। 4:1 है, हाँ 4 गन्स कम हो रही है, 1 बटर बना है, इसको भी हटाओ। 3:1 या 2:1 या 1:1 थोड़े अटेनेबल है, इनको देश चूज कर सकता है। ठीक है, बाकी नीचे वाले तो बिल्कुल बोंगड़ है, बेकार है। ठीक है, अब इसी को जब आप प्लॉट करोगे तो ये हमारा बन जाता है पीपीएफ या फिर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप एक्स एक्सिस बनाइएगा, वाई एक्सिस बनाइएगा। एक्स एक्सिस में आप लोग रखिएगा बटर को और इधर रखिएगा गन्स को। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप बटर नीचे रखिए, गन्स ऊपर रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ने वाली चीज जो बढ़ रही है, ठीक है, उसको नीचे रखिएगा एक्स एक्सिस में, जो घट रहा है उसे वाई एक्सिस में रखिएगा। ठीक है, तो जो इंक्रीज करेगा उसे एक्स एक्सिस में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पेपर अभी आप लोग का रिसेंट में होने वाला है तो याद रखेंगे। जो बढ़ रहा है वो आपका हमेशा नीचे रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो घट रहा है, जो डिक्रीज होगा, वो हमेशा जो है वो आपका वाई एक्सिस पे रहेगा। अब सीधी बात है, बटर बढ़ता जाएगा और क्या कहते हैं गन्स कम होती चली जाएंगी। तो पहले क्या था? 21 था, पहले बटर क्या था? 21 था, और गन्स क्या थी? 0। देखो 21 और 0, ठीक है, तो ये पहला पॉइंटर लगा। फिर बटर कितना हुआ? सर बटर 1 हो गया, गन्स 20 हो गई। देखो बटर 1 हो गया, 1 ये रहा बटर, और गन्स कितनी हो गई? 20 हो गई। तो 18 से 21 के बीच में ये लग रहा, ये हो गया सबसे पहला। ठीक है, इसके बाद देखो
18 गन्स हो गई और 2 बटर हो गया। 18 गन्स ये है 18 गन्स, ये रही 18 गन्स और बटर कितनी हो गई 2 हो गई, ये बन गया इस तरीके से। फिर क्या हुआ 15 गन्स हो गई 3 बटर हो गया, 3 बटर हो गया और 15 गन्स हो गई, ये लो 15, ये इस तरीके से हो गया। और इस तरीके से आपकी प्लॉटिंग चलती चली जाएगी और आपका ये जो है कर्व बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर्व बन जाएगा। ध्यान रखिएगा आपके देश में इतना ही पैसा है, मतलब आपका देश इतना ही बना सकता है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो उनके पास इतना बजट नहीं है। हाँ कम बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं, ये सब अटेनेबल है, ये अटेनेबल नहीं है, ये अटेनेबल नहीं, ये अटेनेबल नहीं, ये अटेनेबल नहीं, ये अटेनेबल नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री तक का हमारा सब कुछ एफिशिएंट चल रहा था ना। हम लोगों ने अजम्पशन क्या पढ़ा था, अजम्पशन पढ़ा था कि भाई हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही हैं, सारी की सारी रिसोर्सेज फुली एफिशिएंटली, सारे लेबर बिना भांजी के काम कर रहे हैं, सारी मशीन कतई ताकत से चल रही है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो मतलब ये मैक्सिमम लिमिट हमारा देश जा सकता है, इसके बियॉन्ड पे हमारा देश जा ही नहीं सकता है। भाई एक लेबर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे काम कर रहा है तो उसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकता। तो ये सब नॉन अटेनेबल पार्ट्स हैं, ये सब अटेनेबल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना एक देश इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं जा सकता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में देखें तो कभी भी हम लोग मैक्सिमम बाउंड्री लाइन कभी भी कवर नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमेशा इस बाउंड्री लाइन के पीछे ही रहते हैं। हम लोग अपनी स्किल्स का, रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो ही जाती है। ठीक है, ये चीज तो ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो हर जगह पे ही है। सो दैट इज अवर व्हाट पीपीएफ। ठीक है, यही हमारा क्या है बच्चों, पीपीएफ है। अब आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाके प्रॉपर तरीके से रीडिंग मारनी है और इसका पूरा का पूरा ग्राफ और शेड्यूल अच्छी तरीके से बना के देखना है। अगर सिर्फ पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया और उसके बाद इसका तुमने कोई रिवीजन नहीं किया, कोई लर्निंग नहीं किया, बच्चे मेरा पढ़ाना खराब है, आपका पढ़ना बेकार है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा इस चीज का, पढ़ाई अच्छी वही है जब चैप्टर को कभी खत्म कर लिया जाए। सोचो कितना सेटिस्फैक्शन होगा कि भैया ने पढ़ाया पहला चैप्टर और उसके बाद पूरा नस्तेनाबूद कर दिया। इसके बाद तब देखेंगे जब एनुअल एग्जामिनेशन होगा, एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, इसके बारे में बात कर लिया। एमआरटी का मतलब क्या होता है, जिस रेट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक बढ़ा तो एक घटा। सैक्रिफाइस रेशियो गेन, सैक्रिफाइस रेशियो गेन, एक सैक्रिफाइस एक गेन, 2 सैक्रिफाइस एक गेन, 3 सैक्रिफाइस एक गेन, 4 सैक्रिफाइस एक गेन, ठीक है, 5 सैक्रिफाइस एक गेन, 6 सैक्रिफाइस एक गेन। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन मतलब सैक्रिफाइस रेशियो गेन। ठीक है, तो इस रेशियो को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब उसका ही क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ अभी बात करिए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो अभी देखो ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है कि नहीं, देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है और कॉनकेव नेचर का होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉनकेव शेप का है, इसको भी आप लोग रीड कर लेंगे। उसके बाद अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ डाले। अटेनेबल कौन से हैं, यहां तक जितने भी इस बाउंड्री के पीछे के हैं वो सब अटेनेबल हैं, बाउंड्री के बियॉन्ड सब अनअटेनेबल है। और ये बाउंड्री मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बताती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को बताती है, तो इसके बियॉन्ड तो वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल को देख लिया। इसके बाद अटेनेबल और नॉन अटेनेबल को एक डिफरेंशिएशन बताया गया है। आउटसाइड द पॉइंट, नॉन अटेनेबल आउटसाइड द बाउंड्री है, अटेनेबल इनसाइड द बाउंड्री। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज को देख सकते हो, ये सारा का सारा पार्ट जो ग्रीन में ये सब अटेनेबल है। ठीक है, जैसे ई पॉइंटर ये अटेनेबल है। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें इसके बियॉन्ड, इस कर्व के बियॉन्ड पे जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा नॉन अटेनेबल के अंदर माना जाता है। अरे लाइट आ जाओ, आ गई। ठीक है, तो सीधी बात है, ये अटेनेबल पोजीशन है, ये नॉन अटेनेबल है। ठीक है, एनी पॉइंट इन पीपीएफ टू ए टू डी, तो बच्चे ध्यान रखना यहां तक का ये कोई भी पॉइंटर ए टू डी के बीच में है। ठीक है, और एनी पॉइंट इन पीपीएफ पॉइंट ई आर द अटेनेबल, कोई भी पॉइंट ई में है, इधर इधर है। ठीक है, ये सारी के सारे पॉइंटर्स जो है बच्चे आपके अटेनेबल है। लेकिन कोई भी पीपीएफ के कर्व के बियॉन्ड पे कोई पॉइंटर रख दोगे कि भैया हमको गन्स एंड बटन इतनी प्रोड्यूस करनी है, यहां पे प्रोड्यूस करनी है, यहां पे प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, जैसे 15 बाई मान के चलो इधर 7 पे ले जाते हैं। ठीक है, 15/7 करनी है, तो भाई 7 तो हमारे पास यूनिट ही नहीं है गन्स की, बटर की, तो बटर की यूनिट ही नहीं, 7 तो हम अटेन कैसे कर सकते हैं उस चीज को, तो नॉन अटेनेबल पार्ट में चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद शिफ्ट एंड रोटेशन एक मेजर पार्ट है। अब यहां पे हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, पीपीएफ कर लिया, पीपीसी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अटेनेबल नॉन अटेनेबल पढ़ लिया। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज और चेंज इन पीपीएफ, जिसको शिफ्ट वर्सेस रोटेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल
सिंपल है, मजा आ जाएगी करके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। पीपीएफ, पीपीसी, एमआरटी, एमओसी, ये सारी की सारी चीजें याद करने वाली और स्किल बेस्ड है, तो इनके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आज की क्लास में नहीं होगा, उसकी क्लास अलग से करवा दी जाएगी, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर तरीके से चैप्टर को खत्म करने के लिए ये जस्ट इज अ चेरी ऑन केक, इसको हम लोग को करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको बुक के लास्ट के पोर्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, दैट इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में ही जो था चेंजेस इन पीपीएफ। आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो कितने हिस्सों में चेंज हो सकता है, वो शिफ्ट भी हो सकता है, वो रोटेट भी हो सकता है। जब हम लोग इसका शिफ्ट देख लेंगे, रोटेट देख लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, द डॉक्यूमेंट हाईलाइटिंग दैट व्हाइल रिसोर्सेज आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड, रियल वर्ल्ड चेंजेस इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी कॉजेस बाय पीपीएफ टू मूव। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था कि अजम्पशन लेके रखे थे ना पीपीएफ में कि भाई कोई भी रिसोर्सेज ना बढ़ेगी ना घटेगी, टेक्नोलॉजी ना बढ़ेगी ना घटेगी, सब लोग अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में चल रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारी रिसोर्सेज चेंज होती हैं, हमारे जो सेटिस्फैक्शन है वो चेंज होते हैं, हमारा प्रोडक्शन चेंज होता है, हर चीज चेंज होती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो हमारा बढ़ता है और घटता है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि ये हमारा अटेनेबल था, ये हमारा नॉन अटेनेबल था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कल को क्या पता हमारा जो देश है वो उन्नति कर जाए, प्रगति कर जाए, वो बढ़िया तरीके से डेवलप कर जाए, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो क्या पता आगे बढ़ जाए, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाए। तो जो पहले नॉन अटेनेबल लगता था अब वो भी अटेनेबल लगने लग गया, कि अब यहां पे जो क्या कहते हैं पॉइंटर था वो अटेनेबल था, यहां पे पॉइंटर अटेनेबल था, ये अटेनेबल था, फिर क्या पता ये सब भी अटेनेबल लगने लग जाए अगर देश प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता है, अगर वो लूज कर जाता है, उसकी गिरने लग जाती है रिसोर्सेज कम होने लग जाती हैं, तो वो जो है ये नीचे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो जो पहले अटेनेबल था अब वो भी नॉन अटेनेबल लगने लग जाता है। वो कहते हैं ना, पहले हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हम लोग क्या बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हैं हम कहते ही पाकिस्तान की एक करके रख देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, जो चीज गलत है, ऑब्वियसली बात है, ऐसी चीजें नहीं दिमाग में लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे आगे चल के इतनी खराब आदतें हम लोगों को पकड़ लेती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके साथ साथ बहुत सही सारी दिक्कतें, जिसकी वजह से जो पहले अटेनेबल लगता था वही नॉन अटेनेबल लगने लग जाता है। तो भाई पहले जो था, जो अटेनेबल लगता था अब वो नॉन अटेनेबल लगने, क्योंकि आपने डिग्रेड किया है, आपने अपग्रेड नहीं किया है, आपने डाउनग्रेड कर दिया है। और लेकिन अगर जब आप अपग्रेड करने लग जाते हैं तो सोचते हैं यार क्या छोटी सोच रखता था मैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकता था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, जब आपका पीपीएफ बढ़ जाता है और जब आपका पीपीएफ घट जाता है तो जो पहले अटेनेबल लगता था वो भी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो कुछ होते हैं ना, साल की शुरुआत में 90% लाएंगे और साल के अंत में भैया 80 भी आ जाए, 70 भी आ जाए तो बहुत जरूरी बात है। कुछ तो कहते भैया पास करा दो, बस कैसे पास करा दो यार, ठीक है। ओके 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 ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैसे कर सकता है, शिफ्ट हो सकता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो भाई या तो पीपीएफ शिफ्ट करेगा या तो वो रोटेट करेगा। सर कैसा दिखता है शिफ्ट और रोटेट, एक बार दिखा दो। तो ध्यान दो इसी में दिखा देते। ये बहुत लिखा पढ़ा है यार, इस पे कैसे दिखा दूं मैं, इस वाले पे दिखा देते, ये वाला इसमें दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाले पे। तो शिफ्ट और रोटेट एक बार देख लेते हैं बच्चों, शिफ्ट और रोटेट एक बार देख लेते हैं। अगर आपका बटर और गन्स दोनों की कैपेसिटी बढ़ गई, हेलो, अगर बटर और गन्स दोनों की कैपेसिटी बढ़ गई तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जीरो के आगे जाएगा ना, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। और बटर और गन्स दोनों की कैपेसिटी घट गई तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। इसे क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाए तो राइटवर्ड्स, और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब गन्स और बटर दोनों की कैपेसिटी घट जाए, हमारा देश पहले अच्छा प्रोड्यूस कर लेता था अब कर ही नहीं पा रहा है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है शिफ्ट इन पीपीएफ। अगर ध्यान देना बच्चों, अगर ध्यान देना, बटर की कैपेसिटी बढ़ जाए, गन्स वहीं पे हैं, पहले देश उतने ही गन्स प्रोड्यूस कर पाता था, अब बटर में पता नहीं ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आ गई, राशन वाशन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, HYV सीड्स आ गए हैं। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। पहले जो होते थे देसी सीड्स होते थे, मतलब प्रोडक्शन ना होते नहीं था अच्छा। फिर हम लोगों ने जो बायोटेक का यूज किया, बढ़िया तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और HYV सीड्स बनाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाए, जिसकी वजह से बटर बढ़ गया। लेकिन गन्स में कुछ खास नहीं ला पाए हम लोग, गन्स वैसी रहेंगे। तो गन्स वैसी रह गई लेकिन बटर बढ़ गया, तो देखो इसको कहते हैं रोटेशन। सिर्फ एक एक्सेस बढ़ गया, सिर्फ एक एक्सेस। इसके बाद यार पूरा देश नॉनवेज हो गया अरे या फिर कुछ ऐसा मान लो जिसकी वजह से आपकी जो उपज है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, जिसकी वजह से जो बटर थी, मतलब बटर में सिर्फ बटर नहीं आता, खाने पीने की सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, फेज यूज किया गया बटर, ठीक है, तो जिसकी वजह से उपज कम हो गई,
गन्स उतनी ही है लेकिन जो बटर है वो कम हो गई, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये इस तरीके से। तो अगर बटर बढ़ गई तो ये आगे जाएगा, और बटर कम हो गई तो ये पीछे चला जाएगा। इसको कहेंगे रोटेशन ऑफ पीपीएफ। इसको क्या कहेंगे? रोटेशन ऑफ पीपीएफ, जिसमें पार्शियली एक ही चीज बढ़ या घट रही होती है। ठीक है, अगर रोटेशन ऑफ पीपीएफ में आगे जा रही है जो बटर है तो वो क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ बटर होगी, और अगर पीछे जा रही है बटर तो उसको भी रोटेशन ऑफ क्या कहते हैं, पीपीएफ ही कहा जाएगा। बस एक राइटवर्ड शिफ्ट होगी और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर वहीं पे देख लें, कि बटर तो उतनी ही है, गन्स में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, रशिया से बढ़िया कांटेक्ट हो गए, अब वो मिसाइल्स और जेट्स और बहुत कुछ चीजें हम लोग को भेज रहा है, तो भाई सीधी बात क्या है कि गन्स बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गन्स बढ़ जाएंगी, बटर तो वहीं पे, तो बटर वहीं पे रहा, गन्स बढ़ गई। देखो गन्स अपवर्ड शिफ्ट हो गई, जीरो से ऊपर जाना, बढ़ना मतलब जीरो से ऊपर जाना, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट होगा। अब मान के चलो कि कुछ वॉर हुई जिसकी वजह से हमारे कुछ जो मिसाइल्स हैं वो खर्च हो गई, हमारे जो एयरक्राफ्ट से वो क्रैश हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से गन्स कम हो गई। बटर उतना ही है लेकिन गन्स कम हो गई, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, ये नीचे चलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ पीपीएफ। बस इतना ही था चैप्टर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? रोटेशन एंड शिफ्ट। जब पूरा का पूरा पीपीएफ आगे शिफ्ट हो जाए, जब पूरा का पूरा पीपीएफ आगे शिफ्ट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। पूरा का पूरा पीपीएफ पीछे शिफ्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउनग्रेड कर रही है। अगर आपके पीपीएफ का सिर्फ एक पार्शियल, जैसे गन्स ही सिर्फ बढ़ रही है, बटर ही सिर्फ बढ़ रही है, तो बढ़ेंगे तो राइटवर्ड या फिर अपवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। इसे शिफ्ट तो कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, अपवर्ड रोटेशन या राइटवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीएफ। और अगर गन्स या बटर कम हो रही हैं तो इसे लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीएफ या डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीएफ कहा जाएगा। और इसके साथ बच्चों हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये देखिए, एक लेफ्टवर्ड, ये देखिए ये अपवर्ड रोटेशन है, और ये क्या लेफ्टवर्ड क्यों बोलना है इसको? एक तरीके से यार लेफ्ट तो ना कहो इसको, अपवर्ड और डाउनवर्ड कह लीजिएगा। यहां पे लेफ्ट राइट जानबूझ के बनाते हैं यार ये लोग। ठीक है, ओके, ध्यान दो बच्चों, एक अपवर्ड रोटेशन, एक डाउनवर्ड रोटेशन, एक लेफ्टवर्ड रोटेशन, ये लेफ्टवर्ड, और एक राइटवर्ड रोटेशन। ठीक है, शिफ्ट में क्या हो सकता है? शिफ्ट भी हमारे पास क्या, शिफ्ट का हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। ये बच्चे क्या है आपका? ये है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये है आपका राइटवर्ड शिफ्ट, आगे की तरफ अगर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ, लाइट आ जाओ, आ गई आ गई आ गई, ओके। इस तरीके से बच्चों हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरीके से खत्म हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, अब मैं आप लोग का एक प्रिसाइज नोट्स का जो क्या कहते हैं लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सर हमारे ऐप में डिस्क्रिप्शन नहीं होता, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको ये डिस्क्रिप्शन में तब मिलेगा जब ये सारी की सारी वीडियोस ऑन एयर यूट्यूब पे जाएंगी। हाँ, इसका कुछ पार्ट यूट्यूब पे भी जाएगा जिसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन से ये सारी की सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है, ये सारी की सारी जो पीपीटी है और उसके साथ साथ जो पीडीएफ है वो सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। अगर उससे भी अर्ली चाहिए तो बच्चों ध्यान रखना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको आपको क्या कहते हैं ऐप के ही कहीं पे सोर्स पे जो है आपको इसको स्टक ऑन कर दूंगा, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं, मैं इसका सीधा ड्राइव लिंक लूंगा जिसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने भैया को सपोर्ट करो तो तुम उन लोगों को ये शेयर करोगे, या फिर एक काम करोगे, क्योंकि ऐप तो शेयर नहीं हो सकता, तुम इसे यहां पे काम करोगे कि तुम अपनी पढ़ाई कर जो जो तुमने नोट्स बनाए, जितना भी तुमने देर पढ़ाई करी है उसका एक अच्छा सा फोटो क्लिक करोगे और टैग कर दोगे अपने कॉमर्स क्लब को। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा उन सब चीजों को डिस्प्ले किया जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हम दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब जाके मैसिव रिजल्ट्स बनते हैं। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।